हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जो CSIR नेट 2023 का इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका बी पोर्शन डिस्कस कर रहे थे और उसी के कंटिन्यूएशन में ये पार्ट बी है। तो इसमें 30th क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स परमिट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी सिंथेसाइज्ड इन आइदर ए मेम्ब्रेन बाउंड और सिक्रेटेड फॉर्म। तो इम्यूनोग्लोबुलिन का जो ये डिसीजन होता है ये एकदम लास्ट स्टेप होता है, मतलब वो mRNA बन के आ जाता है न्यूक्लियस से बाहर। अब अगर सेल की रिक्वायरमेंट है दैट आइदर इट वुड बी सिक्रेटेड और बाउंड फॉर्म, तो वो उसके अकॉर्डिंग सी रीजन है उसको उसकी डिफरेंशियल प्रोसेसिंग होती है, मतलब उस आरएनए की डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होती है कि अगर वो बाउंडेड फॉर्म की बनानी है सेल को, तब तो उसके सी रीजन को एज इट इज़ रखा जाता है। मतलब उसमें एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है तो उसको एज इट इज़ रखेंगे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। बट अगर सेल को सिक्रेटेड फॉर्म की इम्यूनोग्लोबुलिन चाहिए तो जो सी रीजन में हाइड्रोफोबिक एंड है उसको कट कर देते हैं और मतलब अच्छे से प्रोसेसिंग होती है सो दैट इट कैन बिकम सिक्रेटेड फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इसीलिए इसका आंसर होगा डिफरेंशियल आरएनए प्रोसेसिंग। क्योंकि जो एलेलिक एक्सक्लूजन होता है ये होता है कि दो अलील में से सिर्फ एक ही जीन का एक्सप्रेस होना है, सिर्फ एक ही जीन का। और ये चीज़ ज़रूरी भी होती है क्योंकि एक सेल में अगर दोनों अलील एक्सप्रेस होंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बन जाएंगे एक ही फंक्शन को करने के लिए। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है सेल के लिए, और स्पेशली बी सेल्स में तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ एक ही जीन एक्सप्रेस हो, क्योंकि उसको इम्यूनोग्लोबुलिन बनानी है, मतलब एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो टू इंश्योर दिस स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंटीबॉडी, इसीलिए वो एलेलिक एक्सक्लूजन होता है कि अगर मान लो एक ही जीन से प्रोटीन लाइक आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, फिर वो प्रोटीन बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली द मैसेज इज सेंड टू द अनदर एलील सो दैट इट कैन गेट स्विच्ड ऑफ एंड कांट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फिर ये जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है क्लास स्विचिंग रिकम्बिनेशन, इसको आइसोटाइप रिकम्बिनेशन भी बोलते हैं, और ये स्टेप ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होता है। मीन्स ये आगे का स्टेप है, आगे का कंट्रोल है। लाइक अगर इस टाइम पे सेल को ये डिसाइड करना हो दैट विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी लाइक ए, जी और एम किस तरीके की बनानी है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी उसके सी वाले रीजन में होती है। तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन सेल ये डिसाइड करती है कि विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ सी रीजन द VDJ सेगमेंट विल गेट अटैच्ड एंड फॉर्म द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। लाइक जब VDJ सेगमेंट की अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाती है तो सेल ये डिसाइड करती है कि अब मुझे जो सी रीजन है वो किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी का इसके साथ अटैच करना है एंड फाइनल mRNA बनाना है। तो ये जो स्टेप होता है, ये प्रोसेस है, ये एक एंजाइम की हेल्प से होता है जिसको AID बोलते हैं, मतलब एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सिस्टीन डीएमिनेशन। नेक्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन है कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन, तो ये फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन होता है कि एक एलील के दोनों जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को। लाइक हमारे ब्लड में जो RBCs प्रेजेंट है उसके ऊपर जो भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट है लाइक A, B और O विच पर्टिकुलर टाइप इज़ प्रेजेंट, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप डिटरमाइनिंग में जो जीन्स हैं वो उसमें दोनों के दोनों जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, तो वहाँ पे कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन होता है। लाइक अलील्स में दोनों के दोनों जीन्स अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू इंडक्शन ऑफ डिफेंसिन PDF 1.2 इन एराबिडोप्सिस। इसका आंसर होगा इथाइलिन, क्योंकि बेसिकली वैसे तो इथाइलिन अकेला अच्छा आंसर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इथाइलिन अलोंग विद जैस्मोनिक एसिड, जब ये दोनों के दोनों पाथवे एक्टिवेट होते हैं इन द स्ट्रेस्ड कंडीशन ऑफ द प्लांट, तो उस केस में ये दोनों के दोनों एक्टिवेट होते हैं पाथवे और इंटर रिलेटेड मैकेनिज्म से काम करते हैं एंड दे लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ सच टाइप ऑफ जीन्स और द प्रोटीन्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स सो दैट द प्लांट कैन कोप अप विद दैट कंडीशन।
और वैसे जब ओनली इथाइलिन और ओनली जैस्मोनिक एसिड एक्टिवेट होते हैं तब इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, बट ये जब दोनों साथ में एक्टिवेट हो जाते हैं तब ये डिफेंसिन प्रोटीन को, डिफेंसिन जीन को एक्टिवेट करते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि ओनली इथाइलिन और ओनली जैस्मोनिक एसिड के क्या फंक्शन हैं, तो ओनली जैस्मोनिक एसिड जब एक्टिवेट होता है तो इसके पाथवे अल्टीमेटली रूट इलोंगेशन को डिक्रीज़ करता है, और इन दैट केस जब सिर्फ इथाइलिन एक्टिवेट होता है तो वो हाइपोकोटाइल को अफेक्ट करता है, उसके कर्वेचर को इंक्रीज़ करता है बट उसकी लेंथ को डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द रिपोर्टेड, इसमें बेसिकली पूछा गया है कि किसकी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा, किस पर्टिकुलर ग्रुप की, किसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा है। तो इसके एनसीईआरटी में भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही आप लोग इसको ठीक कर सकते हो। तो एनसीईआरटी में 3 डायग्राम दिए हुए हैं अलग अलग, एक में वर्टिब्रेट्स का अबंडेंस बताया गया है, एक में इनवर्टिब्रेट्स का और एक में प्लांट्स का। तो मैं तो ट्रिक बना के याद करती हूँ, तो आप ट्रिक बना के याद रख सकते हो। जैसे मेरी जो ट्रिक है, मतलब जैसे अगर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो मैं याद रखती हूँ ओथ MC। इसमें इंसेक्ट तो सबसे ज़्यादा होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इंसेक्ट तो हमें पता है हर 10 एनिमल में से 7 एनिमल इंसेक्ट होते हैं। तो इसकी ट्रिक है ओथ MC, इंसेक्ट सबसे पहले, ओथ मीन्स अदर एनिमल्स, बाकी जितने भी ग्रुप के बच के वो सेकंड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे मोलस्का एंड MC मीन्स मोलस्का एंड क्रस्टेशियन, मोलस्का एंड फोर्थ नंबर पे क्रस्टेशियंस। और प्लांट्स की बात करें तो मैं याद रखती हूँ ए मोस्ट फेमस लाइकेन। इसमें भी ऐसे याद रखना है कि एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा होंगे। हम यूजुअली देखते भी हैं कि एंजियोस्पर्म्स की वैरायटी, बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। हर तीसरा भी क्यों, लाइक अगर हम गार्डन में जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही प्लांट्स हमें एंजियोस्पर्म के दिखते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म। और ए मोस्ट फेमस लाइकेन, ए से एल्गा, मोस्ट के M से मोस्ट से मोस, फेमस से फंजाई एंड लाइकेन से लाइकेन। तो इसका ऐसे बन जाएगा। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो मुझे ये याद है कि फास्ट बॉय राम, फास्ट से फिश, बॉय के B से बर्ड्स एंड राम R से रेप्टाइल्स, A से एम्फीबियंस एंड M से मैमल्स। तो आप ये ऐसे याद रख सकते हो। इसमें आंसर होगा सेकंड वन, क्योंकि इंसेक्ट तो ऑब्वियस ही है, आपको याद होना चाहिए था, क्योंकि हम यूजुअली भी जब अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा दिखते हैं। देन एंजियोस्पर्म होंगे, देन एल्गा, फिश, बर्ड्स और मैमल्स की सबसे कम बायोडाइवर्सिटी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। अब ये चीज़ दो ऑप्शन थे जिसमें हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती थी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्लेटलेट्स कंप्लीट सेल नहीं होती, ये सेल के पार्ट्स होते हैं, तो इनका साइज़ तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो जो साइज़ दिया हुआ है वो अप्रोप्रिएट है, मतलब वो माइक्रोन्स के साइज़ की ही होती हैं, इतना कम साइज़ था उनका। तो एंड मैंने बस ये क्वेश्चन ऐसे ही टिक किया था कि हाँ इतना ज़्यादा साइज़ तो नहीं हो सकता है, साइज़ तो कम ही होगा। और न्यूक्लियाई नहीं होता क्योंकि वो सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ना कि एक कंप्लीट और एंटायर सेल। नेक्स्ट जो फोर्थ है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द बोन मैरो मेगा कैरियोसाइट्स, ये भी सही है, क्योंकि अगर हम थोड़े बेसिक की बात करें तो जो प्रिकर्सर सेल्स होती हैं ब्लड सेल की, तो वो 2 तरीके की सेल्स बनाती हैं, प्रोजेनाइटर सेल्स। एक साइड बनाती है माइलॉइड और दूसरी साइड लिम्फोइड। लिम्फोइड में तो जो T लिम्फोसाइड एंड V लिम्फोसाइड्स ये बन जाती हैं, और माइलॉइड में कौन कौन सी बनेंगी, RBC, प्लेटलेट्स एंड WBC, जितने भी टाइप्स की WBC एक्सेप्ट द लिम्फोसाइट्स वो सारी बनेंगी। इसी में NK सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स यहाँ आएंगी। डेंड्रिटिक सेल्स बेसिकली दोनों प्रोजेनाइटर्स से बन जाती हैं, माइलॉइड में भी और लिम्फोइड में भी। तो ये ऐसे याद रखना है। और जो स्टार्टिंग में सेल्स होती हैं प्रोजेनाइटर सेल्स, उनको मेगा कैरियोब्लास्ट बोलते हैं। देन वो चेंज हो जाती है मेगा कैरियोसाइट्स में। अब इन सेल्स का फ्रेगमेंटेशन होता है और छोटी छोटी बहुत सारी प्लेटलेट्स बन जाती हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और इसके द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, उसको थ्रोम्बोपोएसिस भी बोलते हैं। एंड इट इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द किडनी एंड लिवर।
और जो थर्ड ऑप्शन है कि इनकी हाफ लाइफ 20 to 24 डेज़ होती है, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो कि एंटायर सेल नहीं है, सिर्फ फ्रेगमेंट्स है, सिर्फ प्रोडक्ट हैं उसका। तो इसमें अपने सर्वाइवल के लिए इतने कंपोनेंट्स तो होने चाहिए कि ये 20 से 24 दिन जी सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो फ्रेगमेंट है, तो उस पर कोई मशीनरी नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस की, डीएनए रेप्लिकेशन की, सो दैट कि वो अपना सर्वाइवल को कंटिन्यू कर सके। तो एक सेल 24 दिन तक सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, सेल भी नहीं है फ्रेगमेंट। तो आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे कि उसके पास रिजर्व मटेरियल बिल्कुल ही नहीं है, तो वो सर्वाइवल इतने ज़्यादा दिन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन। और वैसे अगर इनकी सर्वाइवल डेज़ की बात करें तो 8 to 12 डेज़ ही ये सर्वाइव रहती हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और इसमें एग्रोबैक्टीरियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्रोबैक्टीरियम एक बेसिकली प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर होता है जो कि प्लांट्स में भी स्पेशली डाइकोट्स में क्राउन गोल डिजीज़ या फिर हेरी रूट डिजीज़ कॉज करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीसीज, बट इसको हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ओनली इंटरेस्टेड जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर लेते हैं एज अ वेक्टर। तो उसी के बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा है करेक्ट कौन सी है। पहले तो नन ऑफ द वायरुलेंस जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन आर एक्सप्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली। तो ऐसा नहीं है, इसके जो एग्रोबैक्टीरियम के 8 तरीके के वायरुलेंस जीन होते हैं उनमें से 2 जीन जिनको वीर ए और वी जीन बोलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते रहते हैं, मतलब वो क्योंकि वो रिसेप्टर का काम करते हैं तो ऑब्वियस है उनको कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होना चाहिए जैसे ही कोई सिग्नल मिले, सो दैट कि वो आगे प्रोसेस कर सकें। नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए विद द न्यूक्लियर जीनोम ऑफ प्लांट सेल्स अकर ओनली बाय होमोलोगस रिकम्बिनेशन। तो ये होमोलोगस रिकम्बिनेशन नहीं होता, इवन नॉन होमोलोगस होता है बिटवीन द टीडीएनए ऑफ द वेक्टर एंड द न्यूक्लियर जीनोम ऑफ द प्लांट सेल। नेक्स्ट है, होस्ट प्लांट जीन्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन द एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफ़र ऑफ टीडीएनए इनटू द प्लांट सेल। ऐसा नहीं होता है, दोनों की इंटरेक्शन की वजह से ही ये प्रोसेस मेडिएट होता है। इवन ये भी माना जाता है कुछ साइंटिस्ट के से तो कि जो मोनोकोट्स हैं वो इस ट्रांसफ़र को अलाउ नहीं करते हैं, वो इसलिए क्योंकि जैसे डायकोट जो फिनोलिक्स प्रोड्यूस करता है आफ्टर ए वाउंड तो वो मोनोकोट प्रोड्यूस नहीं करता और इसीलिए जो एग्रोबैक्टीरियम है उसको सिग्नल नहीं मिल पाता है। जैसे यूजुअली क्या होता है कि एग्रोबैक्टीरियम जो मतलब बैक्टीरिया है उसके टीआई प्लाज्मिड में ए और जी जीन्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते हैं और बेसिकली वो एक रिसेप्टर का काम करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो जैसे ही प्लांट में कोई भी वुंड होता है तो वो सर्टेन फिनोलिक्स रिलीज़ करता है और वो फिनोलिक्स जाके उस सरफेस पे उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाते हैं और बैक्टीरिया को सिग्नल मिल जाता है और उसके बाद वो ट्रांसफ़र वाला पूरा प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, लाइक टी वाले डीएनए का ट्रांसफ़र एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन मोनोकोट्स का क्या है, वो इस प्रोसेस से वो इस बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट क्यों है, क्योंकि वो फिनोलिक्स प्रोड्यूस ही नहीं करते। तो आगे वो किस स्टेप को मतलब मेडिएट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ऑब्वियस है दोनों के बीच में जब अच्छा इंटरेक्शन होता है तभी ये प्रोसेस पॉसिबल होता है। डाइकोट्स में एक तो ये हो गया और फिर जब टीडीएनए ट्रांसफ़र हो भी जाता है तब जो इंटीग्रेशन है नॉन होमोलोगस टाइप की वो भी होस्ट सेल के मतलब ऊपर डिपेंड करती है। वो बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तभी जाके प्रॉपर इंटीग्रेशन हो पाता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ओपाइंस आर द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर एग्रोबैक्टीरियम सेल। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि टीडीएनए में बेसिकली दो अलग अलग चीज़ों के जीन्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है फाइटो हार्मोन जिसमें ऑक्सिन या साइटोकाइनिन आते हैं और दूसरे हैं ओपाइंस के लिए। अब ऑक्सिन और साइटोकाइंस तो यूजुअल जो प्रोलिफ्रेशन होती है सेल्स की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो ओपाइंस है डिफरेंट टाइप ऑफ ओपाइंस के लिए जीन्स होते हैं, सो दैट कि वो कार्बन और नाइट्रोजन के सोर्स के लिए ही होते हैं जो कि फर्दर फिर एग्रोबैक्टीरियम उनको कैटाबोलाइज करता है और फाइनली यूज़ करता है। तो ये दोनों चीज़ें उसके लिए हेल्पफुल हैं। जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा तो ऑब्वियस है ओपाइंस कार्बन और नाइट्रोजन के सोर्स का काम करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिगेंड आइडेंटिटी एंड इफेक्टर डायनामिक्स इज टिपिकली करेक्ट।
वैसे ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टफ लग रहा है, बट हम लोग इसको बहुत इजी कर सकते हैं। लाइक इसमें क्या बोला गया है, लिगेंड और जो लाइक एंजाइम और लिगेंड एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहे हैं और किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को कर रहे हैं, उस रिएक्शन को बोल रहे हैं इफेक्टर डायनेमिक्स। और लिगेंड आइडेंटिटी मतलब कोई भी सबस्ट्रेट लगा सकते हो। अगर हम ऐसे इनको कंसीडर करके स्टेटमेंट्स पढ़ते तो ईजिली हो जाता। जैसे सबसे पहला है स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिसेप्टर्स डू नॉट डिटरमाइन इफेक्टर डायनेमिक्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लो किसी भी सब्सटेंस से सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है तो उनके बीच में स्पेसिफिसिटी होगी, तभी तो कोई ना कोई फंक्शन होगा, लाइक तभी तो कोई ना कोई रिएक्शन होगी। इफेक्टर डायनेमिक्स का मतलब है कि फर्दर जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, कोई काम हो रहा है उससे। तो ये तो सही नहीं हुआ, बिकॉज जो दो मॉडल दिए गए हैं लोकेंट की और इंड्यूस्ड वाला, वो भी इसी बेस पे दिया गया है कि जब तक स्पेसिफिसिटी नहीं आएगी, एक कहता है मॉडल कि पहले ही स्पेसिफिक है, दूसरा कहता है कि बाइंड करने के बाद स्पेसिफिसिटी आती है, बट अल्टीमेटली दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिसिटी ना। सो इट मीन्स दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है लिगेंड्स एंड द रिसेप्टर्स डू नॉट क्लस्टर एट द सेल सरफेस टू सिलेक्ट द इफेक्टर। तो ऐसा भी नहीं है, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन भी हम लोग देखते हैं, यूजुअल सेल्स पे मिलती है। नेक्स्ट है लिगेंड कंसंट्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ एडेप्टिव पल्सेस ऑफ इफेक्टर एक्टिविटी। तो ये भी हम एंजाइम्स में बहुत ही कॉमन रिएक्शन, मतलब बहुत ही कॉमन प्लॉट पढ़ते हैं, तो हम वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें समझ क्यों नहीं आया क्वेश्चन, क्योंकि मतलब वर्ड्स अलग अलग यूज़ किए गए हैं। यूजुअल अगर वो लोग एंजाइम और सबस्ट्रेट यूज़ कर देते ना यहाँ पे, तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते। बट यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो डायनेमिक्स हो रही है, लाइक जो रिएक्शन हो रही है, उसका लिगेंड कंसंट्रेशन से लिंक करके हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ऑब्वियस है, सच बात है, हम लोग माइकल मेंटन में भी तो ऐसा ही कर रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है एंड द कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड कैसे है, बात वही है, बट उसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से बोला गया, सो दैट कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इतनी सिंपल चीज़ है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इफेक्टर डायनेमिक्स डजेंट डिपेंड ऑन हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स इन्फ्लुएंस ए सिंगल पाथवे। अब ऐसा नहीं है, मान लो एक सिंगल रिएक्शन चल रही है, लाइक ग्लाइकोलिसिस की ही बात करें, एक सिंगल पाथवे चल रहा है, तो दूसरे पाथवे के जो लिगेंड है या जो सबस्ट्रेट हैं वो उस पर्टिकुलर ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स को अफेक्ट कर सकते हैं ना। तभी तो हम लोग वो कंसेप्ट पढ़ते हैं, फीडबैक इनहिबिशन एंड फीडबैक रिप्रेशन। ऐसा मतलब हो सकता है दूसरे डिफरेंट पाथवे के जो लिगेंड है या सबस्ट्रेट हैं या प्रोडक्ट हैं फाइनल, वो एक पर्टिकुलर को अफेक्ट कर सकते हैं। और यूजुअल बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। इंडिविजुअल कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती है, हमेशा एक रिएक्शन का दूसरे से इंटरेक्शन है, तभी तो हम मेटाबॉलिक पाथवे वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल्स इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी ए ट्रू वैस्कुलर प्लांट बेस्ड ऑन द सेकेंडरी थिकनिंग ऑफ द कंडक्टिंग एलिमेंट्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली आपको टेरिडोफाइट्स की वो जो क्लासिफिकेशन है वो समझनी चाहिए। और टेरिडोफाइट्स बेसिकली फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनमें वैस्कुलर टिश्यू मिले थे। लेकिन आप यहाँ से समझ सकते हो कि जो भी इनमें से सबसे प्रिमिटिव होगा तो उसमें ये वैस्कुलर चीज़ें, वैस्कुलर वाला कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्लांट्स थे अर्थ पे। तो ऐसा तो नहीं होता कि इस पूरे जो डिवीज़न है इसमें जितने भी प्लांट्स आएंगे सब में ये करेक्टर मिलेगा। ऑब्वियस है, हम यही आइडिया लगाते हैं कि जो प्रिमिटिव हैं उनमें मिक्स टाइप ऑफ करेक्टर मिलते हैं। जैसे कि हम टेरिडोफाइट को अगर डिवीज़न अगर इनका देखें, टेरिडोफाइट के 4 डिवीज़न हैं। पहला है सीलोफाइटा, देन लाइकोफाइटा, देन स्फिनोफाइटा एंड लास्ट में है टेरोफाइटा। तो सीलोफाइटा में फॉसिल जनरा आते हैं। सबसे प्रिमिटिव एनिमल जो कनेक्टिंग भी है राइनिया आता है। राइनिया इज कंसीडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ब्रायोफाइट एंड द टेरिडोफाइट। तो राइनिया बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट है लाइकोफाइटा, इसमें भी एक्सटिंक्ट वेस्कुलर प्लांट आते हैं जैसे कि एस्टिरोजाइलन एंड लेपिडोडेंड्रोन। नेक्स्ट है स्फिनोफाइटा, इसमें भी एक्सटिंक्ट वेस्कुलर प्लांट आते हैं लाइक स्फिनोफाइलम जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है टेरोफाइटा, इसमें एडवांस्ड जो लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं वो आते हैं जैसे कि टेरिस, जो फर्न्स वगैरह होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। तो हम समझ सकते हैं, अगर हमें थोड़ी सी भी डिवीज़न अगर याद होती और पता होता कि राइना बहुत सबसे प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है तो हम इसको टिक कर सकते थे। और इसमें वेस्कुलर जो टिश्यूज़ हैं, जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो प्रेजेंट नहीं है, बट इसके आगे जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं उनमें ये कैरेक्टर प्रेजेंट है।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम 15 में कॉज प्रेडर-विली सिंड्रोम। तो इसका आंसर होगा सेकंड, मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी। तो सबसे पहले हम डाइसोमी पढ़ लेते हैं। यूनिपेरेंटल का तो मतलब समझ आ गया कि सिर्फ एक पेरेंट से जब भी कोई क्रोमोसोम आगे इनहेरिट होगा दैट इज़ यूनिपेरेंटल, उस केस में बोलेंगे यूज़ करेंगे। डाइसोमी का मतलब होता है कि एक ही पेरेंट से एक पर्टिकुलर नंबर के क्रोमोसोम आ गए हैं, दूसरे वाले से नहीं आए हैं। लाइक हम लोग ट्राइसोमी, यूजुअल ट्राइसोमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक पेरेंट से तो दोनों क्रोमोसोम आ गए और एक से सिंगल आ गया, जो कि यूजुअली आता ही है। तो मतलब एक पर्टिकुलर लाइक 15 क्रोमोसोम की बात करें, 15 क्रोमोसोम की यहाँ पे 3 कॉपियाँ प्रेजेंट हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या है कि जो एक पेरेंट से सिंगल आया यूजुअल, वो भी एक्टिवेटेड फॉर्म में है, वो भी फंक्शनल है, और जो एक दूसरे पेरेंट से बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन 2 कॉपियाँ आ गई हैं, वो भी फंक्शनल है। दैट इज़ ट्राइसोमी कंडीशन। डाइसोमी में क्या होता है कि आई हुआ तो ऐसे ही है कि मतलब एक पेरेंट से तो एक कॉपी आ गई है और दूसरे से बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन 2 कॉपियाँ आ गई हैं। लेकिन डाइसोमी में क्या होता है कि जो यूजुअल कॉपी आई है वो बिकॉज ऑफ सम रीज़न या तो वो डिलीट हो जाती है या लॉस हो जाता है उसका, बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ रीज़न। क्या होता है कि जो यूजुअल कॉपी आई थी, जो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस से आई थी, वो मतलब लॉस हो जाती है, या तो वो आती ही नहीं है, या फिर अगर आई है तो बिकॉज ऑफ सम रीज़न लॉस होगी, या फिर उसमें फंक्शन लॉस हो गया, वो काम नहीं कर रही है। तो क्या होगा कि उस जो इंडिविजुअल है जिसमें ये आई हैं, जो प्रोजेनी है, उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट से आई जाने वाली कॉपी वही एक्टिवेटेड रहती है, जो दूसरे से आती है या फिर आती नहीं है तो वो उसका फंक्शन नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन ये डिजीज़ होती हैं। और प्रेडर-विली में ऐसा ही होता है कि जो मैटरनल से 2 कॉपी आ जाती हैं 15 क्रोमोसोम की, तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म में रहती हैं, वो काम करती हैं। बट जो फादर से यूजुअल सिंगल कॉपी आनी थी, या तो वो आती नहीं है, या फिर अगर आती है तो इनएक्टिवेट हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये डिजीज़ होती है प्रेडर-विली। वैसे एक और डिजीज़ है जो कि ऐसी ही डाइसोमी से होती है, जिसको एंगलमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एजिंग। तो हमें बताना है कि किस फैक्टर की वजह से एजिंग नहीं होती है। तो फर्स्ट है एन इंसुलिन और IGF-1 सिग्नलिंग सिस्टम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग लाइफ स्पैन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसुलिन या फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर दोनों का ही काम कि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं एंड they regulate the body energy supply by transferring glucose to the liver, muscle and adipose tissue। बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देते हैं, तो ऑब्वियस है ये लाइफ स्पैन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन इंक्रीज इज़ ड्यू टू रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसका मतलब है कि अगर हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कॉप अप कर लेते हैं तो हमारी लाइफ स्पैन पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब होता है जब हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। और फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो मीन्स जिन मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी वो हमारे सेल की बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और उनके फंक्शन को डिस्टर्ब या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लाइक अगर वो लिपिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो लिपिड का पेरोक्सीडेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उसका फंक्शन में डिस्टर्बेंस आती है। प्रोटीन, DNA एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स को भी ऑक्सीडाइज करके उनके फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मेंटेन रख रहे हैं, मीन्स कि उससे फाइट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, हमारी बॉडी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स की इनफ कंसंट्रेशन है सो दैट कि वी कैन कोप अप विद द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो दैट हैज़ डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द आवर लाइफ स्पैन। देन है शॉर्टनिंग ऑफ द टीलोमियर्स। ये भी सही है, क्योंकि जो यूजुअल सेल होती है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिविजन्स ही हो सकते हैं एंड उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि टीलोमियर्स की लेंथ कम होने लग जाती है। टीलोमियर बेसिकली जो एंड पार्ट ऑफ DNA होता है एंड एक टीलोमेरेज एंजाइम होता है दैट कीप्स दैट कंटिन्यूसली रिस्टोर्स द टीलोमियर लेंथ एंड आफ्टर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन दिस टीलोमियर बिकम्स शॉर्ट। बट एक क्रिटिकल स्टेज के बाद सेल को सिग्नल मिलता है कि जब मतलब टीलोमियर बहुत ज़्यादा साइज़ में कम हो जाता है तो सेल को सिग्नल मिलता है कि सेल डिवीज़न को स्टॉप करना चाहिए।
बिकॉज अगर इसके फर्दर अगर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती रही इन स्पाइट ऑफ बीइंग द शॉर्ट लेंथ ऑफ द टीलोमेयर, तो उसमें म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो कैंसरस हो सकती है। तो अगर सेल डिवीजन स्टॉप हो जाती है तो कुछ टाइम के बाद वो एपोप्टोसिस हो जाती है उसमें। एंड इसका मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही इन द सेंस है कि एजिंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है फीमेल माइस विद ए म्यूटेशन इन द IGF एंड IGF2 शो रिड्यूस्ड लाइफ स्पैन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। बिकॉज अगर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को समझ लिया कि IGF अगर ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा तो हमारी सेल की जो सर्वाइवल है वो कम हो जाएगा, बिकॉज मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। फोर्थ में क्या बोला हुआ कि अगर IGF में ही म्यूटेशन हो जाए, अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो ही ना, तो उससे रिड्यूस लाइफ स्पैन क्यों होगा? तो उसकी वजह से तो इंक्रीज होना चाहिए लाइफ स्पैन, बिकॉज सेल का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। नेक्स्ट है 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ द हेल्दी लीफ प्लेज द मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन द रिफ्लेक्टेंस इन नियर इंफ्रारेड रीजन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्टेंस क्या होता है। इट इज़ बेसिकली हाउ मच लाइट और द प्रोपोर्शन ऑफ द लाइट विच इज़ स्ट्राइकिंग टू द सरफेस एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस होगा और ये डायरेक्टली द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे डाइकोट में क्या होता है, डाइकोट्स में पेलिसेड और स्पॉन्जी दो डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट्स होती है मीजोफिल सेल्स की, लाइक डिफ्रेंशिएटेड होती है। जो पेलिसेड हैं वो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होती हैं एंड ये बिकॉज इनकी अरेंजमेंट जो ऐसे क्लोजली पैक्ड है, इसकी वजह से मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन होता है। और जो स्पॉन्जी है वो विद स्पेसिस एंड लाइक रैंडम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और उनके बीच में बहुत सारे स्पेस होता है। तो क्या होता है, जो पेलिसेड है वाली सेल्स हैं उसमें जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो मैक्सिमली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्या होता है कि जो अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स है उसके ऊपर रिफ्लेक्टेंस या फिर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हाउ मच द पोर्शन ऑफ लाइट वुड गेट एब्जॉर्ब एंड गेट रिफ्लेक्टेड। अदर किसी कंटेंट पे रिफ्लेक्टेंस डिपेंड नहीं कर सकता, लाइक कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल पे। माना कि एक सेल में कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल इनफ है, लेकिन अगर उसमें अगर क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट अलग है तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल कुछ नहीं कर सकता। अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोफिल बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कंसंट्रेशन ऑफ कैरोटीन, वही कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल पे या पिगमेंट मॉलिक्यूल विच इज़ एब्जॉर्बिंग द लाइट, इस चीज़ पे कम डिपेंड करती है ये चीज़ कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी, बल्कि जो उनकी अरेंजमेंट है उस पर ज़्यादा अफेक्ट होती है। जैसे कि इसके रिगार्डिंग मुझे NCERT की एक लाइन याद है कि जो शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट होते हैं वो भी ऐसे ही मतलब अरेंजमेंट करते हैं अपने पिगमेंट्स की, अपने जो क्लोरोप्लास्ट है उनकी। जैसे जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं अगर उनको इंटेंस लाइट में रख दिया जाता है तो उनके क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है। मतलब वो जैसे लाइट आ रही थी तो उसके परपेंडिकुलर नहीं रहते, उसके पैरेलल हो जाते हैं, सो दैट कि लेस द अमाउंट ऑफ लाइट दे कैन एब्जॉर्ब। एंड मान लो किसी सिचुएशन में लाइट बहुत कम आ रही है बट प्लांट को मैक्सिमली चाहिए, सो दैट कि इतनी तो चाहिए कि उसमें इनफ फूड बन सके, तो वो क्या करते हैं अपने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन चेंज कर देते हैं, लाइक वो परपेंडिकुलर कर देते हैं, सो दैट कि मैक्सिमम सरफेस एरिया अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट है इन यूकैरियोटिक जीन्स DNA सीक्वेंस दैट डिफाइन जीन प्रोमोटर अकर। तो जो जीन प्रोमोटर होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ RNA के जीन्स में अपस्ट्रीम भी हो सकता है और डाउनस्ट्रीम भी हो सकता है। क्योंकि इसके लिए हमें तीनों का थोड़ा थोड़ा अगर याद हो, प्रोमोटर की अरेंजमेंट है, लाइक RNA पॉलीमरेज 1 का जो प्रोमोटर है अगर उसका जीन देखें तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं प्रोमोटर के, कोर प्रोमोटर और अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट। तो इसमें तो हम याद रख सकते हैं कि प्रोमोटर अपस्ट्रीम ही प्रेजेंट है। हालांकि थोड़ा सा कोर प्रोमोटर का रीजन +20 तक भी मिलता है, बट हम चलो ठीक है इसका याद रख सकते हैं कि हाँ अपस्ट्रीम टू द जो इनिशिएटर कोडोन है उससे अपस्ट्रीम होता है। नेक्स्ट जो RNA पॉलीमरेज 2 का प्रोमोटर होता है, अगर उसमें देखें ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है
ये दो तरीके के आरएनए बनाता है, एक तो 5s आरआरएनए को और एक टीआरएनए को। तो इसमें दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, दो बॉक्स होते हैं बेसिकली। जो 5s आरआरएनए है उसमें बॉक्स ए और सी होता है और टीआरएनए में बॉक्स ए और बी होता है। और ये दोनों के दोनों बॉक्स या फिर प्रोमोटर रीजन बोल सकते हैं, ये डाउनस्ट्रीम होते हैं, मतलब +1 से आगे वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इनिशिएटर कोडॉन के आगे वाले रीजन में। लाइक ए और सी जो बॉक्स है वो +90 तक एक्सटेंड करता है और ए और बी जो टीआरएनए को कोड करने वाला जीन है उसका जो प्रोमोटर रीजन है बॉक्स ए और बी वो +70 तक भी एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट अगर हमें याद हो थोड़ा सा कि आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है उसका प्रोमोटर की अगर स्ट्रक्चर देखें जो टीआरएनए के जीन को कोड करता है, सॉरी कोड नहीं करता, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मतलब पॉलीमरेज, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी दो कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोमोटर में एक टाटा बॉक्स होता है और एक जीसी बॉक्स होता है। तो इसकी जो पोजीशन है वो बेसिकली अपस्ट्रीम ही होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा अपस्ट्रीम होगी या हमेशा डाउनस्ट्रीम होगी। अपस्ट्रीम भी हो सकती है और डाउनस्ट्रीम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोमोटर अबाउट विच वी आर टॉकिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वन कि आइदर रीजन में प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिनेप्टिकल वेसिकल्स कंटेन कैटाकोलामाइंस। और जब इनको वेसिकल्स को टैम में जब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, तो इसका जो सेकंड आंसर दिया हुआ है इसका मुझे थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है, वो इसलिए स्मॉल एंड राउंड तो दिखेंगी ही। स्मॉल एंड राउंड दिखने का भी एक लॉजिक है, क्योंकि टैम की एक प्रिंसिपल होता है कि जो उसमें मतलब कोई भी सैंपल है जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिसकी हम मतलब फ़ोटोग्राफ लेना चाहते हैं टैम में, तो उसका एक रेप्लिका बनाते हैं और उस रेप्लिका को हम लोग जो हैवी मेटल्स होते हैं लाइक प्लैटिनम और प्लेटिनम उससे कवर करते हैं, उससे कोटिंग करते हैं उसकी। तो ऑब्वियस है वो रफ़ तो नहीं होती है, ये मैंने लैब में खुद भी मतलब देखा हुआ है करते हुए और इसका पूरा प्रिंसिपल समझा हुआ है। तो उससे मुझे पता चला कि मतलब इवननेस होगी, जो भी सरफेस होगा कुछ भी है, लाइक अगर हम सेल को देख रहे हैं या फिर किसी भी सैंपल को देख रहे हैं तो उसका रेप्लिका बना के उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। तो ऑब्वियस है वो रफ़ तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड जो ये डेंस कोर की बात कर रहे हैं इसका भी लॉजिक यही है कि जब उसमें से लाइट पास करती है तो क्योंकि वो पूरा जो भी सैंपल है हमारा उसके ऊपर कोटिंग होती है हैवी मेटल्स की, तो इसीलिए वो जब हम उसकी फ़ोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे टैम में जब देखते हैं तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट बनते हैं एंड डार्क बनते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। ट्रांसपेरेंसी कैसे हो सकती है, जब वो हैवी मेटल से कोट किया हुआ है उसको, तो पूरा मतलब जब वो टैम जो इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं तो वो पूरा ऐसे इमेज बनाते हैं कि ब्लैक एंड वाइट और डेंस कोर के साथ बनती है। वो उसमें कोई क्लैरिटी हो ही नहीं सकती, कोई ट्रांसपेरेंसी इमेज में होती नहीं है। अगर आपने कोई भी टैम की इमेज देखी हो या फिर अभी आप देख सकते हो तो उसमें आप समझ सकते हो कि किसी भी इमेज में किसी भी सैंपल का कोई भी इमेज लिया हुआ है, कोई चीज़ उसमें क्लियर नहीं दिखती होती है और राउंड दिखने का भी रीज़न यही होता है। तो इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। बट ये बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन था और वो भी 2 मार्क्स के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिस्पॉन्स टू ए विंड सिग्नल बीटा कैटेनिन एंटर्स द न्यूक्लियस एंड बाइंड टू द LEF/TCF प्रोटीन बाय डिस्प्लेसिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। वैसे तो सिग्नलिंग के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी काफ़ी डीप है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स दी हुई हैं, मतलब मैंने तो इतना डीप नहीं पढ़ा हुआ था कि ग्रूचो तक बिल्कुल हमें नॉलेज हो। बेसिकली बस इतना पढ़ा था कि विंड सिग्नलिंग कहाँ काम आती है, हेजहॉग कहाँ काम आती है, जैसे कि दोनों की दोनों सिग्नलिंग वर्टिब्रेट के डेवलपमेंट में मिलती हैं एंड दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग डिटरमाइन द सेल फेट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और थोड़ा बहुत पढ़ा था लाइक विंड सिग्नलिंग में और हेजहॉग में क्या होता है। बट आपको ये याद रखना है कि जैसे विंड सिग्नलिंग में क्या होता है, 2 केस होते हैं कि एक में तो एब्सेंस ऑफ विंड लिगेंड होता है, तो उसमें क्या है कि सेल के सरफेस पे इसके 2 तरीके के रिसेप्टर होते हैं, फ्रिजल्ड एंड LRP। एंड अगर ये मतलब विंड जो लिगेंड है ये नहीं है तो सेल के इनसाइड में ऐसी प्रोसेस एक्टिवेट होती है, ऐसी प्रोसेस हो रखी होती है ऑलरेडी कि एक डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि बीटा कैटेनिन मॉलिक्यूल को इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस मूव नहीं करने देता, और जिसकी वजह से क्या होता है कि
एक जो मतलब डीएनए के ऊपर TCF स्लैश ये जो दिया हुआ है LEF1 मॉलिक्यूल ग्रूचो के साथ बाइंडेड फॉर्म में रहता है, बाउंडेड फॉर्म में। सेकंड केस क्या है कि अगर विंड प्रेजेंट है तो वो क्या करता है कि LRP और फ्रिजल्ड के बीच में बाइंड करता है, मतलब इन दोनों की एसोसिएशन करवाता है फ्रिजल्ड एंड LRP रिसेप्टर की, जिसकी वजह से जो डिसेबल्ड प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो इनसाइड ऑफ द सेल ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स था वो ब्रेक हो जाता है। अब वो अगर ब्रेक हो गया तो वो बीटा कैटेनिन को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, उसको फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाता उसकी, जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वहाँ पे जाके जो ग्रूचो प्रोटीन है उसका डिस्ट्रक्शन करवा देता है, उसकी फ्रेगमेंटेशन करवा देता है और इसीलिए ग्रूचो TCF के साथ बाइंड नहीं कर पाता। और जैसे ही अगर ग्रूचो फ्रेगमेंट हो जाते हैं तो बीटा कैटेनिन TCF के साथ अब बाइंड हो जाता है और ग्रूचो को रिप्लेस कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड वन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइटो हार्मोन ABA इज़ करेक्ट। ABA मीन्स एब्सिसिक एसिड। तो इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट वन इज़ हाई लेवल ऑफ ABA प्रीडोमिनेंटली प्रमोट्स विविपैरी। बेसिकली हाई लेवल नहीं, लो लेवल या फिर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर इनएक्टिवेट हो गया है ABA तो उस वजह से ये विविपैरी होती है। और विविपैरी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि प्रायर टू द डिस्पर्जल प्रोसेस अगर सीडलिंग की जर्मिनेशन ऑन और विद इन द पेरेंट प्लांट और मीन्स मदर प्लांट में हो जाती है, मतलब डिस्पर्जल होने से पहले ही सीडलिंग की जर्मिनेशन हो जाए वो भी मदर प्लांट पे, तो उसको बोलते हैं विविपैरी। और इस तरीके के जर्मिनेशन को जो विदाउट कंप्लीटिंग द नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो ऐसा सीडलिंग फॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को प्रिकॉशियस जर्मिनेशन भी बोलते हैं। और ये उन्हीं यूजुअली तो ये एंजियोस्पर्म्स में रेयर मिलता है बट मोस्टली मैंग्रोव्स जैसे प्लांट्स में मिलता है उनमें। और ये इसका रीज़न होता है कि या तो एब्सिसिक एसिड का लेवल लो हो गया है या फिर वो इनएक्टिवेट हो गया है, तो उस केसेस में विविपैरी होती है। हाई लेवल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है ABA बीटा डी ग्लूकोसाइल एस्टर इज़ एन एक्टिव फॉर्म ऑफ द ABA। तो एस्टर फॉर्म तो एक्टिव फॉर्म नहीं होती, हाँ कुछ लेवल तक एल्डिहाइड फॉर्म बोल सकते हैं, क्योंकि ABA जो फाइनल फॉर्म होती है उसकी प्रायर जो स्टेज होती है वो एल्डिहाइड ही होती है। स्टेज मीन जो फॉर्म होती है वो एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड तो बोल सकते हैं बट एस्टर फॉर्म नहीं होती है। नेक्स्ट है इनएक्टिवेशन ऑफ ABA इन्वॉल्व्स इट्स ऑक्सीडेशन टू फेजेइक एसिड। ये ठीक है कि जब ये इनएक्टिवेट हो जाता है तो ये फेजेइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ABA बायोसिंथेसिस अक्कर्स एंटायरली इन द प्लास्टिड। तो ये एंटायरली वर्ड गलत हो गया कि सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड में नहीं होती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग स्टेप होती है जियाजैंथिन से नियोजैंथिन बनने तक का जो स्टेज होती है वो प्लास्टिड में होती है, लेकिन जो बाद की हैं जो एक्टिवेटेड फॉर्म को अटेन करने वाली स्टेजेस हैं लाइक जेंथोजिन से ABA की फाइनल फॉर्म में कन्वर्टिंग वाली स्टेज वो साइटोसोल में जाके होती है, तो इसीलिए एंटायरली वर्ड गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट है इंट्रॉन्स इन द यूकैरियोटिक जीन्स आर फाउंड इन। तो इसके लिए अगर हमें RNA की थोड़ी सी भी डिफरेंट टाइप ऑफ RNAs की प्रोसेसिंग याद है तो हमें याद होगा कि तीनों तरीके के RNA की जब प्रोसेसिंग पढ़ते थे तो उनमें इंट्रॉन्स और एक्सोन दोनों पढ़ते थे। सबसे पहले तो जैसे mRNA में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, mRNA की प्रोसेसिंग तो हम बहुत यूजुअल पढ़ते थे, जैसे प्रोसेसिंग में बहुत सारे स्टेप पढ़ते थे और उसमें से एक इम्पोर्टेंट ये भी था कि इंट्रॉन्स का रिमूवल और उसमें CPSF, CSTF, CF ऐसे फैक्टर्स का रोल भी पढ़ते थे, तो उसमें तो बिल्कुल ही डाउट नहीं होना चाहिए। tRNA में भी जब वो फॉर्मेशन होती है तो एज प्री tRNA होती है और उसमें मतलब वो लार्ज साइज़ का होता है, लेकिन बाद में प्रोसेसिंग वाले स्टेप में इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, उसके बाद फाइनल फॉर्म ऑफ tRNA बनती है। और जैसे यूकैरियोटिक rRNA की बात करें तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ rRNA बनाने होते हैं, जैसे कि 18, 28, 5.8 और 5। तो जो ये बाकी 3 हैं 18, 28 और 5.8s rRNA, तो इनकी सिंथेसिस एक सिंगल
ट्रांसक्रिप्ट प्री आरआरएनए मॉलिक्यूल से होती है। उसमें बहुत सारे इंट्रॉन्स होते हैं। उनकी फाइनल प्रोसेसिंग के बाद एक सिंगल सेगमेंट से ये डिफरेंट थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ आरआरएनए बन जाते हैं, 18, 28 एंड 5.8। जो 5S आरएनए है वो एक डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट में बनता है। वो जो mRNA होता मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है वो उसकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट पे बनता है। ये जो तीनों तरीके के आरएनए होते हैं इनकी सिंथेसिस एक सिंगल ट्रांसक्रिप्ट से होती है एंड फाइनल प्रोसेसिंग के बाद बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इन द एवियन एम्ब्रियो ब्लास्टोसील लाइक फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज फॉर्म्ड बिटवीन। तो अगर हम थोड़ा सा एवियन के एम्ब्रियो के बारे में रिमेंबर करें तो इसका जो एग है वो टिग्लोलेसिथल होता है और जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है तो वो डिस्कोब्लास्टिक टाइप का एम्ब्रियो बनता है। मतलब एक एंड पे ही जितनी सारी डिवीजन्स हैं वो हो रखी होती हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ एग है वो यॉक ने ले रखा होता है जो वेजिटल पोल पे अरेंज्ड होता है। और जो डिवीजन्स हो रही हैं, जो सेल्स बेसिकली जाइगोट और फिर पूरा एम्ब्रियो बनाएंगी वो एनिमल पोल पे होती है। तो जब स्टार्टिंग में डिवीज़न के बाद 2 लेयर बनती हैं यहाँ पे, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। तो बिकॉज एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट आर द एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग यूनिट इन द डेवलपमेंट, तो ये जो कैविटी है ब्लास्टोसिल जिसको हम यूजुअली पढ़ते हैं कि ये सिर्फ उसी रीजन में मिलेगी जहाँ पे ऑब्वियस है, जहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह हो रही हैं। तो ब्लास्टोसील एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में बनने वाली कैविटी है एंड फर्दर जब एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में चेंजेस होंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ चेंजेस होते हैं और फाइनल फिर एक जाइगोट मीन्स एक एम्ब्रियो बनता है। तो एक और चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि सबसे अगर हम एनिमल पोल से अप्रोच कर रहे हैं तो सबसे पहले एपिब्लास्ट लेयर होती है, देन कैविटी जिसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। नेक्स्ट इसके नीचे हाइपोब्लास्ट होती है और उसके नीचे भी एक कैविटी होती है एंड देन यॉक होता है। तो जो ये कैविटी होती है सेकंड वाली, इसको सब जर्मिनल कैविटी होती है। दिस इज़ ओनली फॉर द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द यॉक एंड दैट एक्टिवली participating region of the zygote, that is epiblast and hypoblast. It is a long-term process. Introgressive hybridization, backcrossing, crossing of a hybrid F1 generation with any one of its parent to achieve genetic closeness, transfer of genetic material from one gene pool of one species to another species gene pool. Test is crossing of F1 dominant trait, either TT or TT small t or capital T with the homozygous recessive plant. Male नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। तो इसको थोड़ा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। Which one of the following options best represents the sequence of events leading to phenomena of introgression? बेसिकली इंट्रोग्रेशन हाइब्रिडाइजेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है एंड इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द जीन पूल ऑफ वन स्पीसीज टू द अनदर स्पीसीज। जैसे कि हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते थे, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से म्यूल प्रोड्यूस होता था। तो हमें यहाँ पे अभी क्या करना है, जो म्यूल है इसमें दोनों में से किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के जीन्स लेके आने, मतलब वो स्टेबल करने हैं। अभी जो म्यूल एक ही ब्रीडिंग से प्रोड्यूस हुआ है उसमें मिक्स टाइप ऑफ कैरेक्टर हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, बार बार बैक क्रॉस करवा देंगे विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। तो उससे क्या होंगे कि जिस पेरेंट से हम क्रॉस करवा रहे हैं उस पेरेंट के कैरेक्टर फिक्स हो जाएंगे, उसमें स्टेबल हो जाएंगे। वो पर्पज़ होता है हमें हमारा इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन में। तो जैसे यहाँ पे म्यूल प्रोड्यूस हुआ, इसकी रिपीटेड बैक क्रॉसिंग करवा देंगे विद वन ऑफ इट्स पेरेंट। जो म्यूल है ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड होता है। तो और थोड़ा और समझ लेते हैं कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होते हैं। बेसिकली बैक क्रॉस में तो क्या होता है, जो F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड बना है उसका एनी ऑफ द पेरेंट से जब हम लोग क्रॉसिंग करवा देते हैं तो वो बैक क्रॉस होता है और इसका पर्पज़ होता है टू अचीव द जेनेटिक क्लोजनेस।
वहीं पे अगर टेस्ट क्रॉस की बात करें तो टेस्ट क्रॉस में जो F1 डोमिनेंट ट्रेट आई है, मतलब डोमिनेंट में अभी उसका जीनोटाइप कुछ भी हो सकता है, आइदर बोथ आर कैपिटल एंड वन कैपिटल और वन स्मॉल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा पर्पज़ क्या है, टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ दिस डोमिनेंट F1 जनरेशन का जो भी आया है F1 जनरेशन का, तो इसका हमें फाइंड आउट करना है जीनोटाइप। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो पेरेंट है उसके रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव से इसकी ब्रीडिंग करवाते हैं, वो होता है टेस्ट क्रॉस। तो इसमें अगर इंट्रोग्रेशन हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, लाइक मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स में करवाई, देन बैक क्रॉसिंग करवाएंगे, मतलब म्यूल जो आया इसकी विद एनी ऑफ द पेरेंट्स से बैक क्रॉसिंग करवाएंगे, एंड देन फाइनल स्टेबलाइजेशन, मतलब हम रिपीटेडली इतनी जनरेशन तक इनकी ब्रीडिंग करवा देंगे कि वो कैरेक्टर इनमें फिक्स हो जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सेल मेम्ब्रेन द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एज अ कंटिन्यूस डबल लेयर विद एन अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ। इसका ऐसा था कि मुझे एक्यूरेट नहीं पता था, बट मुझे एक मॉडल याद था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिस मॉडल में ये बोलते हैं कि लिपिड बायलेयर की जो थिकनेस है दैट इज़ 35 एंगस्ट्रॉम, एंड जो ऊपर प्रोटीन की लेयर है उसकी थिकनेस है 20, एंड जो लिपिड वाली लेयर के अंदर जो प्रोटीन लेयर है उसकी भी थिकनेस है 20। तो जब हम ओवरऑल काउंट करते थे तो 35 लिपिड मेम्ब्रेन की और 20 ऊपर वाली नीचे वाली की 40 हो जाएगी। तो टोटल हम लोग बोलते थे कि पूरी मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 70 बोलते थे, बट यहाँ पे हमसे सिर्फ लिपिड मॉलिक्यूल्स वाली लेयर की पूछी गई है। तो मतलब मैंने एस्टिमेट लगाया था कि 3.5 नैनोमीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3.5 नहीं दिया गया था, इसके आसपास का जो भी था 47 का 5 हो जाएगा, तो हम 5 नैनोमीटर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू फॉर ए कंटिन्यूस कल्चर बेस्ड फर्मेंटेशन। तो इसके लिए आपको बस थोड़े से डिफरेंस याद होने चाहिए बिटवीन द कंटिन्यूस एंड द बैच बेस्ड फर्मेंटेशन। कंटिन्यूस में तो क्या होता है, हम लोग जो भी मतलब कल्चर के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो बस एक बार डाल के और कंटिन्यूस उसको ऑपरेट कर देते हैं। जैसे कि कैसे हम लोग PCR वगैरह चलाते हैं कि सारे जितने भी इंग्रेडिएंट दैट दोज आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन वो हम डाल के और बस मशीन में रख देते हैं, टाइम सेट कर देते हैं, तो वो बस मशीन क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करती रहती है, और वो होता है कंटिन्यूस। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन और द मैकेनिज्म इज़ कंटिन्यूस। लेकिन बैच में वो क्या होता है कि यूजुअल जो हम लोग सेल कल्चर करते हैं जैसे बैच में करते हैं, बैच इन द सेंस कि मान लो जब हम प्राइमरी का कर रहे हैं कि आज ग्रोथ मतलब आज हमने न्यूट्रिएंट मीडिया चेंज कर दिया और 2 दिन बाद हमने देखा कि पूरा फ्लुएंसी आ गई है, तो हम उसको उसकी प्लेटिंग कर देते हैं या फिर उसको दूसरे फ्लास्क में लोड कर देते हैं, तो वो होता है बैच में, मतलब जब हम सीक्वेंस में कर रहे होते हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखें कि कंटिन्यूस के लिए कौन सा सही नहीं है, फर्स्ट तो है द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ द ग्रोथ इज़ एक्सटेंडेड, ऐसा सही है क्योंकि बीच में हम डिस्टर्ब नहीं करते, तो वो कंटिन्यूस में एक्सपोनेंशियल फेज इंक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली एंड फास्टर, ये भी सही है बिकॉज कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, हमने एक बार कल्चर मीडिया दिया, सारे न्यूट्रिएंट्स दिए, तो वो एफिशिएंटली यूज़ होते रहते हैं। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन इज़ लोअर देन द बैच फर्मेंटेशन, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि बैच में क्या है कि मान लो हमारे एक सिंगल स्टेप में मान लो हमने 4 बार मतलब किसी स्टेप को किया, कोई कल्चर करें कोई फर्मेंटेशन कर रहे हैं जिसमें 4 स्टेप हैं, तो मान लो कि फर्स्ट वाला स्टेप हमारा बिल्कुल सही गया, लेकिन सेकंड वाले में बिकॉज ऑफ हैंडलिंग या फिर कुछ भी ऐसा हुआ कि हमारे उसमें मतलब वो आ गया, कंटेमिनेशन आ गया। लेकिन आगे भी पॉसिबिलिटी है ना, मान लो थर्ड टाइम जब भी हम कर रहे हैं तो सिचुएशंस चेंज होगी, हैंडलिंग चेंज हो जाएगी हमारी, मान लो इस टाइम पे हमने बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस यूज़ की एंड उस टाइम पे वो जो प्रीवियस कंटेमिनेशन है नेक्स्ट वाले स्टेप में वो एलिमिनेट हो गई, तो ये वाला स्टेप कंटेमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर हुआ कि हम जितनी भी ज़्यादा टाइम पे उससे एक्सपोज होंगे, उससे इंटरेक्ट करेंगे, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस में डिफरेंट हमारी हैंडलिंग होगी, तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस कम हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है ए कीमोस्टेट अलाउज मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, तो ये भी सही है, कंटिन्यूस कल्चर वाले में कीमोस्टेट को लगाया जाता है।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टीबीपी इज़ नॉट ट्रू। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले तो ये समझ ही लेते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता क्या है। तो बेसिकली जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, जो एमआरएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर हम उसकी जो जीन्स हैं उसकी अरेंजमेंट देखें तो जो इसका प्रोमोटर रीजन होता है उसमें सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2D बाइंड करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D ये बाइंड हो रखा होता है। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इसको स्कैन करता है तो इसको डिटेक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D को। जब ये इसको मिल जाता है मतलब ये एक लाइसेंस की तरह काम करता है D वाला फैक्टर। अगर ये होता है तो ही आगे के फर्दर प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं बाय आरएनए पॉलीमरेज 2। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। एक तो यही होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन TBP और दूसरा होता है 12 डिफरेंट टाइप ऑफ TBP एसोसिएटेड फैक्टर। तो ये इस पूरी यूनिट को ही हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बोलते हैं। और जब ये उस जीन से बाइंड कर रखा होता है मतलब प्रोमोटर वाले रीजन से, तो इसकी बाइंडिंग थोड़ा स्पेसिफिक होती है, अनयूजुअल होती है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग दूसरे प्रोटीन से अलग होती है। क्योंकि जब बाकी प्रोटीन डीएनए को रिकॉग्नाइज़ करते हैं मतलब प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो बाकी वाले यूजुअली क्या करते हैं कि अपने अल्फ़ा हेलिसेस को उसमें इंसर्ट करते हैं डीएनए में, और वो भी मेजर वाली ग्रूव में। लेकिन ये वाला क्या करता है, ये अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि ये अनलाइक द अदर रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन, ये क्या करता है अपने बीटा वाले हेलिसेस को माइनर ग्रूव ऑफ द डीएनए में इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से डीएनए थोड़ा सा वाइड हो जाता है और फ्लैट बन जाता है और बैंड भी होता है विद एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ये इसलिए थोड़ा अनयूजुअल होता है। और अगर हमें ये सारी बातें पता हैं तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये मतलब ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें अकॉर्डिंग टू, मतलब ये करेक्ट नहीं है अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, क्योंकि सबसे पहला है इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है TBP रिकॉग्नाइज द टाटा एलिमेंट बाय इंसर्टिंग वन ऑफ इट्स अल्फा हेलिसेस इनटू द मेजर ग्रूव। तो बाकी प्रोटीन्स तो करते हैं लेकिन ये अनयूजुअल है, तो ये बीटा हेलिसेस को इंसर्ट करता है और माइनर ग्रूव में, तो इसलिए ये ट्रू नहीं है, ये ही ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है TBP DNA इंटरेक्शन कॉज द DNA टू बैंड, मतलब हाँ ये बाकी सारी सही है लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 तरीके के प्लाज्मिड हैं, एक कॉल E1 है और एक PUC18 है। ये बोल रहे हैं कि जो PUC18 है वो कॉल E1 से ही डिराइव्ड है, लेकिन डिफरेंस है कि फर्स्ट वाले की तो मतलब जो कॉल E1 है इसका तो कॉपी नंबर कम है, इसकी रेप्लिकेशन पावर कम है, लेकिन PUC18 की रेप्लिकेशन पावर ज़्यादा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो इसका ऑप्शन होगा सेकेंड, कि इसमें जो RNA सेकेंड है जो कि रेप्लिकेशन इनिशिएशन का प्राइमर है, और RNA सेकेंड हमें पता है mRNA की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें म्यूटेशन होती है और जिसकी वजह से इसकी रेप्लिकेशन पावर इंक्रीज हो जाती है। और सेकेंड रीज़न ये है कि रोप जीन को ये कैरी नहीं करता है PUC18। अब क्योंकि रोप जीन जो रेप्लिकेशन है उसको इनहिबिट करता है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए अगर रोप जीन नहीं होंगे तो रेप्लिकेटिव पावर ज़्यादा होगी और इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।